हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है? इसका सही जवाब है डी, मांग का सिद्धांत। मांग के सिद्धांत का अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर किया जाता है, जबकि बाकी इन तीनों का अध्ययन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर किया जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, गिफन वस्तु की स्थिति में मांग वक्र का ढलान कैसा होता है? सामान्यतः सामान्य वस्तुओं का जो मांग वक्र का जो ढलान है वो ऋणात्मक होता है, जबकि गिफन वस्तुओं का मांग वक्र का ढलान है वो धनात्मक होता है। क्वेश्चन 3 है, केन्ज की विचारधारा किसकी वकालत करती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की विचारधारा का जो वकालत है सामान्यतः किसी अर्थशास्त्री द्वारा नहीं किया गया, जबकि जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे वो मुक्त अर्थव्यवस्था की वकालत करते थे, जबकि इसका सही जवाब है बी, अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण की। जो केन्जियन विचारधारा है वो ये कहती है कि अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण के माध्यम से ही हम लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC इक्वल्स टू 1 है तो गुणक क्या होगा? इसका सही जवाब है अनंत, क्योंकि हमें पता है सूत्र के अनुसार गुणक है 1/1 माइनस में MPC। यहाँ MPC की वैल्यू 1 दे रखी है तो 1 माइनस 1, और आगे इसको सोल्व करेंगे तो 1/0 दैट इज इन्फिनिटी। तो यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 1 है तो गुणक है वो अनंत होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आसान सवाल है। सही जवाब है ऑप्शन सी, 1935। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? डायरेक्ट टैक्स है। तो जो आयकर है वो एक प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर से हमारा अभिप्राय है कि जब कर का भार उसी व्यक्ति को सहन करना पड़े जिस पर वो कर बनता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर को, इस कर के भार को अन्य व्यक्ति पर टाला जा सकता है। तो आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। बाकी जो तीन है, सीमा शुल्क, बिक्री कर और उत्पाद शुल्क, ये तीनों ही अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। सातवां है, सही समीकरण चुनिए। ऑप्शन ए, TR इक्वल टू AR अपॉन में क्यू। ये जो समीकरण है वो हमारा गलत है, क्योंकि ये हमारा AR का सूत्र होता है, AR इक्वल टू TR अपॉन में क्यू। इसी तरह ऑप्शन बी, AR इक्वल टू MR इंटू क्यू, ये भी हमारा गलत है। ऑप्शन सी, MR, जो कि हमारा सही जवाब भी है, MR इक्वल टू डेल्टा TR अपॉन में डेल्टा क्यू। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, TRN माइनस TRN-1। ऑप्शन डी भी हमारी गलत है, क्योंकि ये जो करेक्ट सूत्र होगा TR इक्वल्स टू AR इंटू में Q। आगे बढ़ते हैं। हमारा आठवां सवाल है, MC वक्र AC वक्र को उस स्थिति में काटता है जब AC वक्र नीचे की ओर गिर रहा हो, AC वक्र ऊपर की ओर उठ रहा हो, AC वक्र न्यूनतम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। हमें पता है कि जो MC कर्व है वो AC कर्व को उसके न्यूनतम बिंदु से काटता है, दैट इज अवर MC। क्वेश्चन नंबर 9, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की संतुलन की स्थिति तब होती है जब MC इक्वल्स टू MR। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट जवाब है। हमें पता है कि संतुलन के लिए दो आवश्यक शर्तें होती हैं। पहली शर्त कि MC और MR बराबर होना चाहिए और MC कर्व MR को नीचे से काटे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से दोहरी गणना की समस्या कौन सी विधि में होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्पाद विधि में। उत्पाद विधि में चूंकि हम प्रत्येक कदम पर लिए गए मूल्य वृद्धि को लेते हैं, तो यदि हम मूल्य वृद्धि को न निकाले तो आय की दोहरी गणना की समस्या है वो उत्पन्न हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी गैर कर प्राप्ति है? गैर कर यानी कि जो कर से इनकम नहीं होती सरकार की। उपहार कर, नाम में ही कर आ गया। बिक्री कर, ये भी नहीं है। उपहार और ग्रांट, तो ऑप्शन सी है वो हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12, भुगतान संतुलन सदैव, सही जवाब इसका ऑप्शन बी, संतुलित होता है। भुगतान शेष बैलेंस शीट के जैसे होता है कि जैसे बैलेंस शीट की दोनों साइडें बराबर होती है, तो भुगतान संतुलन का जो अकाउंट है लास्ट में वो संतुलित होता है, इसकी दोनों साइडें बराबर होती हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स के। अर्थशास्त्र एक डैश विज्ञान है, तो इसका सही जवाब है सामाजिक। वास्तविक विज्ञान होते हैं जैसे हमारी फिजिक्स है,
केमिस्ट्री है, ये हमारे वास्तविक विज्ञान कहलाते हैं, जबकि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 14, तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर डैश होता है, तो इसका सही जवाब है उन्नतोदर। नतोदर कौन सा होता है? नतोदर होता है हमारा पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी उत्पादन संभावना वक्र। क्वेश्चन नंबर 15, मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच क्या होती है? वो इकाई के बराबर होती है, क्योंकि हमें पता है E इक्वल्स टू एल यू, ये मैंने फार्मूला आपको बताया हुआ है, ELU, तो यानी E फॉर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, L फॉर यानी लोअर पार्ट, और U फॉर अपर पार्ट। तो जब दोनों ही मांग वक्र के मध्य बिंदु पर लोअर और अपर पार्ट इक्वल होंगे तो उनकी वैल्यू सेम होगी, तो जो डिवीजन आएगा वो 1 आएगा, तो इकाई की लोच वो इकाई के बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 16, पैमाने के प्रतिफल एक दीर्घकालीन धारणा है। पैमाने प्रतिफल है वो दीर्घकाल में ही लागू होते हैं, जबकि अल्पकाल में हमें कारक के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, औसत लागत वक्र है वो यू आकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 18, औसत आय प्रति इकाई उत्पादन की डैश होती है। औसत आय प्रति इकाई उत्पादन की कीमत होती है, जो एवरेज रेवेन्यू है उसे हम प्राइस के नाम से भी जानते हैं। सामान्य लाभ हमें तब प्राप्त होते हैं जब TR इक्वल्स टू TC। क्वेश्चन नंबर 20, डैश की पूर्ति बेलोचदार होती है, तो इसका सही जवाब है दूध। जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं उनकी जो पूर्ति है वो बेलोचदार होती है। कीमत विभेद डैश बाजार की अवस्था में संभव है, तो कीमत विभेद है वो एकाधिकार बाजार में ही संभव होता है। उदाहरण के लिए जैसे बिजली विभाग है वो किसानों को सबसे रियायती दर पर, उपभोक्ताओं को, गृहस्थों को सामान्य दर पर, और उद्योगपतियों को अधिक दर पर बिजली सप्लाई करता है। तो एक ही वस्तु की अलग अलग उपभोक्ताओं से अलग अलग कीमत वसूलना ही कीमत विभेद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 इजी है। विश्व महामंदी का वर्ष 1929। क्वेश्चन नंबर 23, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद है वो इक्वल्स टू बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू। यदि शुद्ध घरेलू में हम घिसावट जोड़ दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सकल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 24, डैश अवस्था में वस्तुओं के बदले में वस्तुओं का विनिमय होता है, इसको हम CC इकोनॉमी भी बोलते हैं, तो इसका सही जवाब है वस्तु विनिमय अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में 1 रुपए का नोट डैश द्वारा जारी किया जाता है। केंद्रीय सरकार। भारत में 1 रुपए का नोट और सारे सिक्के हैं वो भारत सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जबकि बाकी सारे नोट RBI इशू करता है। क्वेश्चन नंबर 26, जब AS है AD से ज्यादा हो, यानी AS ग्रेटर देन AD, तब अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की पूर्ति की प्रवृत्ति उनकी मांग की तुलना में क्या होगी? अधिक होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी ये बोल रहा है कि AS है वो ग्रेटर है। क्वेश्चन नंबर 27, डैश एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। उपहार कर है वो एक डायरेक्ट टैक्स है, जो उपहार लेता देता है उस पर लगाया जाता है, जबकि सीमा शुल्क है वो एक अप्रत्यक्ष कर है। यहाँ पर एक छोटा सा हम प्रिंटिंग मिस्टेक बोल सकते हैं। सीमा शुल्क को एक्चुअली में इंग्लिश में हम कस्टम ड्यूटी ही बोलते हैं। तो कस्टम ड्यूटी हो या एक्साइज ड्यूटी, दोनों ही हमारे इनडायरेक्ट टैक्स के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 28, जब निर्यात का मूल्य आयात से अधिक होता है, यानी हम माल बेच ज्यादा रहे विदेशों से खरीद कम रहे हैं, तो व्यापार संतुलन क्या होगा? अनुकूल होगा। आसान है, क्योंकि हम माल ज्यादा निर्यात कर रहे हैं, मंगवा कम रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट होगा, व्यापार संतुलन हमारा अनुकूल होगा। आगे है हमारा ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 29, पूर्ति स्टॉक से अधिक हो सकती है। इट्स फॉल्स। पूर्ति कभी भी स्टॉक से ज्यादा नहीं हो सकती। मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टॉक के इक्वल हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तटस्थ वक्र पर उपयोगिता समान रहती है। इट्स ट्रू। इसीलिए इस वक्र का नाम तटस्थ वक्र है, क्योंकि उपभोक्ता को सभी बिंदुओं पर समान उपयोगिता प्राप्त होती है, इसलिए वो किसी भी बिंदु के प्रति तटस्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, सरकारी बजट सरकार के आय और व्यय का अनुमानित आकलन है। इट्स ट्रू। गुणक का मूल्य 1/1 माइनस MPS। इट्स फॉल्स, क्योंकि इसका करेक्ट फार्मूला होता है 1/1 माइनस
MPC, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 में MPS। तो ये हमारा 32 फॉल्स। 33 वृद्धावस्था पेंशन राष्ट्रीय आय में शामिल होती है, अगेन फॉल्स। वृद्धावस्था पेंशन एक हस्तांतरण भुगतान है, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। व्यापार शेष और भुगतान शेष में अंतर पाया जाता है, यस इज ट्रू। व्यापार शेष एक संकुचित धारणा है जिसमें केवल दृश्य मदों के आयात निर्यात को ही शामिल किया जाता है, जबकि भुगतान शेष एक विस्तृत धारणा है जिसमें दृश्य मदों, सेवाओं, पूंजी के ट्रांसफर इत्यादि इन सब को शामिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, बैंक दर वह दर है जो बैंक सरकार को ऋण देने पर लेते हैं। ये बैंक रेट सरकार का, इससे कोई वो नहीं होता। बैंक रेट वो रेट होती है जिस पर RBI वाणिज्य बैंकों को उधार देता है, इसलिए फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 36, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में कोई संबंध नहीं है, अगेन फॉल्स। समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। क्वेश्चन नंबर 37, बजट रेखा को सम उत्पाद रेखा भी कहते हैं, इट्स फॉल्स। इसका करेक्ट जवाब है बजट रेखा को हम प्राइस लाइन कहते हैं, न कि सम उत्पाद रेखा। घटते प्रतिफल का नियम कृषि पर लागू नहीं होता, इट्स फॉल्स। घटते प्रतिफल का नियम कृषि पर सबसे पहले लागू होता है। एकाधिकार में फर्म और उद्योग का अंतर समाप्त हो जाता है, इट्स ट्रू। क्योंकि एकाधिकार में केवल एक ही फर्म होती है, इसलिए वही फर्म होती है, वही उद्योग होती है। और क्वेश्चन नंबर 40 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस ऑब्जेक्टिव टाइप का, सेवा कार्य एक अप्रत्यक्ष कर है, दैट्स ट्रू। अब हम सब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले, उनके आप आंसर क्या लिख सकते थे या क्या करेक्ट आंसर हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमारे अति लघुतरात्मक वेरी शॉर्ट आंसर जो कि 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, हम उनके उत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा दीजिए। ये जो परिभाषा है डॉक्टर मार्शल द्वारा 1890 में अपनी प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में दी थी। डॉक्टर मार्शल ने भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा देते हुए कहा था कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उस भाग का अध्ययन करता है जिनका घनिष्ठ संबंध कल्याण प्राप्त करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति और उनका उपभोग करने से है। हमारा अगला प्रश्न है, फर्म के संतुलन की शर्तें कौन सी है। फर्म के संतुलन की 2 शर्तें होती हैं, एक होती है हमारी आवश्यक शर्त। आवश्यक शर्त हमारी क्या होती है? आवश्यक शर्त होती है कि MC बराबर है MR, और दूसरी जो शर्त होती है जिसे हम पर्याप्त शर्त कहते हैं वो क्या है कि MC कर्व MR को नीचे से काटे। हस्तांतरण आय के 2 उदाहरण दीजिए। एक तो हमारा अभी इस प्रश्न में ही आ गया था, वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, इसके अलावा छात्रवृत्ति, इसके अलावा हम विधवा पेंशन, वजीफा, ये सारे हमारे हस्तांतरण आय के उदाहरण हैं। प्राथमिक क्षेत्र से आपका क्या अभिप्राय है? प्राथमिक क्षेत्र से हमारा अभिप्राय उस क्षेत्र से है जो सीधे प्रकृति से जुड़ा हुआ है, यानी जो प्रकृति से उत्पादन करता, प्राकृतिक साधनों से उत्पादन करता है। इनमें हम कृषि, वनन, खनन, मत्स्य पालन इत्यादि को शामिल करते हैं। व्यापारिक बैंकों के 2 प्राथमिक कार्यों के नाम बताओ। व्यापारिक बैंकों के 2 ही प्राथमिक कार्य होते हैं, पहला जमा स्वीकार करना और दूसरा होता है हमारा ऋण देना। जमा स्वीकार करने के लिए बैंक तरह तरह के खाते खोलता है, जिनमें जैसे सावधि खाता जिन्हें हम फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं, इसके अलावा करंट अकाउंट खोल सकते हैं, सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, और एक होता हमारा RD रिक्योरिंग डिपॉजिट। और इसी तरह ऋण देने के लिए भी बैंक है वो तरह तरह के खाते खोलकर हमें ऋण देता है। अब हमारा खंड B, निम्न आंकड़ों की सहायता से कुल स्थिर लागत तथा औसत परिवर्तनशील लागत है वो ज्ञात कीजिए। तो हमने निकालना है यहाँ पर, ये हमारी टोटल कॉस्ट, और हमने निकालना टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। चलिए निकालते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट 0
जीरो प्रोडक्शन पर भी जो हमारी लागत होती है वो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है। तो ये हमारी हर इकाई पर 40 ही रहेगी। उसके बाद हमने निकालना है औसत परिवर्तनशील लागत। तो औसत परिवर्तनशील लागत ज्ञात करने के लिए हमें पहले वेरिएबल कॉस्ट है वो निकालनी पड़ेगी। तो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर नील है। यहाँ पर टोटल कॉस्ट में से फिक्स्ड कॉस्ट घटा देंगे तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी जो कि है 40। अगला है हमारा 110 में से 40 गए 70। इसी तरह हमारा आ जाएगा ये 86 के बाद ये आ जाएगा हमारा 88 के बाद आ जाएगा हमारा 95 और ये आ जाएगा हमारा 140। अब हमने निकालना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल कॉस्ट को इकाइयों से भाग दे देंगे। तो यह आ जाएगा हमारा 40, यह आ जाएगा हमारा 35, यह आ जाएगा हमारा 28.66। अगला हमारा आ जाएगा 22 और नेक्स्ट वन इज 19 एंड लास्ट वन इज 23.33। तो ये था हमारा 3 नंबर का न्यूमेरिक जो कि जिसमें हमने कॉस्ट कैलकुलेट करनी थी। आगे बढ़ते हैं। एकाधिकारी और पूर्ण प्रतियोगिता में कोई 3 अंतर बताइए। तो पहला जो अंतर हम बता सकते हैं वो होती है विक्रेताओं की संख्या। एकाधिकार में विक्रेता केवल एक होता है जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में अनेक होते हैं। दूसरा अंतर जो हम लिख सकते हैं, एकाधिकार में फर्म है वो कीमत निर्धारक होती है जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत स्वीकारक होती है। इसके अलावा एकाधिकार में जो AR कर्व है और जो MR कर्व है वो नीचे की तरफ झुके होते हैं जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में ये OX के समानांतर होते हैं। जो P होता है वही हमारा AR और वही हमारा MR। इसके अलावा एक और भी अंतर हम इनमें मेंशन कर सकते हैं, जैसे एकाधिकार में वस्तुएं समरूप हो भी सकती हैं और नहीं भी, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुएं हैं हमेशा ही समरूप होती हैं। अगला हमारा प्रश्न है मध्यवर्ती वस्तुओं और अंतिम वस्तुओं में अंतर बताइए। मध्यवर्ती वस्तुएं वो होती है जिन्होंने उत्पादन के सभी चरणों को पार नहीं किया होता है, इन पर अभी कुछ काम करना बाकी होता है और ये अंतिम उपभोक्ता के प्रयोग के लिए तैयार नहीं होते। जबकि अंतिम वस्तु वे वस्तु होते हैं जिन्हें उत्पादन प्रक्रिया के सारे चरणों को पार कर लिया, उन पर कोई भी काम करना बाकी नहीं होता और ये अंतिम उपभोक्ता के उपभोग के लिए तैयार होती हैं। केंद्रीय बैंक के कोई 3 कार्य बताइए। सबसे मेन काम है नोट जारी करना। इसके अलावा सरकार का बैंक, साख नियंत्रण, और हम मेंशन कर सकते हैं जैसे बैंकों का बैंक। इसके अलावा अंतिम ऋणदाता। तो केंद्रीय बैंक किसी भी देश की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु होता है, वो सभी आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित कर सकता है। भुगतान शेष और व्यापार शेष में अंतर बताइए। भुगतान शेष और व्यापार शेष, भुगतान शेष एक विस्तृत धारणा है जबकि व्यापार शेष एक संकुचित धारणा है। व्यापार शेष में हम केवल दृश्य मदे यानी वस्तुओं के आयात निर्यात को शामिल करते हैं, जबकि इसमें हम दृश्य, अदृश्य और पूंजी हस्तांतरण इन सब को शामिल करते हैं। भुगतान शेष है उसका महत्व ज़्यादा होता है जबकि व्यापार शेष का महत्व, आर्थिक महत्व कम होता है। और आगे बढ़ते हैं। अब है हम 5 नंबर वाले प्रश्नों की चर्चा करेंगे। मांग की कीमत लोच को मापने की अनुपातिक विधि की व्याख्या कीजिए। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं। सबसे पहले तो मांग की कीमत लोच क्या होती है। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन आने के कारण उसकी मांग में जो परिवर्तन आता है उसके माप को मांग की कीमत लोच कहा जाता है। इसका जो सूत्र है ED यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर है मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत
परिवर्तन। इसी सूत्र को हम एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, माइनस का निशान पहले, P अपॉन में Q इंटू में डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P। तो इसको और थोड़ी हम व्याख्या करेंगे तो ये हमारा 5 नंबर का सवाल है वो बन जाएगा। इसके अथवा में है, एक उपभोक्ता एक वस्तु की 50 इकाई 4 रुपये प्रति इकाई खरीदता है। जब इस वस्तु की कीमत 25% गिर जाती है तो इसकी मांग 100 इकाई हो जाती है। मांग की कीमत ज्ञात कीजिए। तो मांग की कीमत लोच को हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र के अनुसार P है वो होता है हमारा प्रारंभिक कीमत जो कि है हमारी 4 रुपये, Q है हमारी प्रारंभिक क्वांटिटी तो जो कि है हमारी 50। डेल्टा Q और डेल्टा P कैसे निकालेंगे? डेल्टा P हम निकालेंगे P1 माइनस में P। तो P1 होता है हमारी नई कीमत और जबकि P है हमारी ओल्ड कीमत। ओल्ड कीमत तो हमें पता ही कितनी, आरंभिक कीमत कितनी हमारी 4। हमने नई कीमत निकाली, नई कीमत कितनी 25% गिर गई तो 4 रुपये का 25% 1 रुपया हुआ तो नई कीमत हो गई वो हो गई हमारी 3 रुपये। तो डेल्टा P की वैल्यू होगी हमारी -1। इसी तरह डेल्टा Q निकलेगा हमारा Q1 माइनस में Q। तो Q1 होता है हमारी नई मात्रा कितनी है हमारी 100 माइनस में Q होती है हमारी आरंभिक मात्रा कितनी थी 50। तो डेल्टा Q की वैल्यू आ गई हमारी 50। यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस का निशान पहले, P की वैल्यू 4 बटे Q की वैल्यू 50 इंटू में डेल्टा Q की वैल्यू 50 और डेल्टा P की वैल्यू है हमारी -1। तो इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस से माइनस कैंसिल किया गया 4। तो इसे हम कहेंगे इकाई से अधिक। तो हमारी जो मांग की लोच है वो इकाई से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 12, पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकालीन स्थिति में फर्म के संतुलन की सीमांत विधि से व्याख्या कीजिए। तो पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में फर्म के संतुलन की 3 स्थितियां हो सकती हैं सीमांत विधि के द्वारा। एक होता है हमारा सामान्य लाभ नॉर्मल प्रॉफिट, एक होता है हमारा असामान्य लाभ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और तीसरा जो स्थिति होती है वो हो सकती है हमारी आकस्मिक हानि। तो हम इन तीनों के बारे में थोड़ा यदि संभव हो तो ग्राफ के माध्यम से भी हम सोल्व करेंगे तो हमें इसमें से अच्छे नंबर मिलने की संभावना है। इसके अथवा में है, रेखा चित्र की सहायता से पूर्ति के नियम की संक्षेप में व्याख्या। ये तो पूर्ति का नियम क्या है? अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी पूर्ति बढ़ जाती है और किसी वस्तु की कीमत घट जाती है। यही हमारा पूर्ति का नियम है। इसके बाद हम इसके पूर्ति के नियम की श्रेणियां जो कि 5 होती है, पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया बेलोचदार, इकाई से अधिक, इकाई के बराबर और इकाई से कम। इसके अलावा हम इसमें पूर्ति वक्र का संचलन और पूर्ति में परिवर्तन को भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय आय को मापने की व्यय विधि की व्याख्या कीजिए। जैसा कि हम आप लोगों को बार बार बता रहे थे, हमारे राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां, तीनों में से हमारा एक जो थ्योरी है वो जरूर आती है। तो व्यय विधि के बारे में है तो इसमें हम निजी उपभोग व्यय, सार्वजनिक उपभोग व्यय, तो यह उस विधि के द्वारा हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही इस विधि को प्रयोग करते समय सावधानियां इत्यादि के बारे में लिखेंगे तो हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है वो तैयार हो जाएगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन विद द न्यूमेरिक। निम्न आंकड़ों की सहायता से बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात कीजिए। प्राथमिक क्षेत्र पर साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि, द्वितीयक क्षेत्र पर साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि और साधन लागत पर तृतीय क्षेत्र की शुद्ध मूल्य वृद्धि। यदि हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं तो हमारा आ जाता है शुद्ध घरेलू आय, शुद्ध घरेलू आय साधन लागत पर, जिसे हम बोल सकते हैं NDP फैक्टर कोस्ट। जबकि हमने निकालना क्या है? हमने निकालना है NNP मार्केट प्राइस। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है? डोमेस्टिक को हमने नेशनल में कन्वर्ट करना है तो इसलिए हम एनफिया को जोड़ देंगे और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है तो हम
NIT को भी जोड़ देंगे। यहाँ पर घिसाउट का हमने कुछ नहीं करना। तो ये अब हम इन सब को जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1,00,000, 1,30,000, 1,50,000 माइनस 5,000। तो हमारा करेक्ट जवाब आ गया 1,45,000 करोड़। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा सेट ए का सॉल्यूशन। आशा है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।